जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज गोइंग टू बी अवर थर्ड लेक्चर और हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वुड बी कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन ओशन का जो रीजन है बेसिकली वो क्या है और इसकी जो जियोग्राफी है बेसिकली हम उस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं और यहाँ पे जो इश्यूज चल रहे हैं उनको देखेंगे। तो जी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये जो ब्लू कलर का ओशन नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द इंडियन ओशन। ठीक है, ये सारा इंडियन ओशन है और इसके जो सराउंडिंग्स हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी हमने लास्ट लेक्चर में मैप को डिस्कस कर किया था तो इसके भी हम की बनाते हैं साइड पे। तो नॉर्दर्न साइड जो है जी इंडियन ओशन की, यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है? एशिया, यानी कि अपर साइड पे एशिया। ठीक है, ईस्टर्न साइड जो है, साउथ ईस्टर्न साइड, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट में देखें लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी? अफ्रीका। और नीचे की तरफ आपको एंटार्क्टिका। ठीक है, तो अगर आप इसको मैप के एलेबरेट करते हैं तो ये बेसिकली इसकी जियोग्राफी है जो आप अपने पेपर में भी डिपिक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम आते हैं इसके ऊपर फॉर्मली। तो ये हमने बेसिकली देख ली इंडियन ओशन रीजन की ज्योग्राफी। आगे हम बात करेंगे इसके जो इश्यूज हैं यहाँ पे, या सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है जी। जी प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको देख लूँ एक बार। जी गिलानी, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये इंडियन ओशन से रिलेटेड है और पैसिफिक ओशन से रिलेटेड। हमने अभी स्टार्ट किया, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रीजन की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए एक मिनट में हाईलाइटर ले लेता हूँ पहले। अच्छा जी, तो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जब हम इस रीजन की बात करते हैं इंडियन ओशन रीजन की, तो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 न्यूक्लियर पावर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उन न्यूक्लियर पावर में कौन कौन सी पावर शामिल हैं? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना ऑल्दो इंडियन ओशन का रीजन में फॉल नहीं करती, लेकिन चाइना का इस रीजन में बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग सिर्फ इंडियन ओशन को नहीं देख रहे बल्कि पैसिफिक ओशन को भी देखेंगे और जो पैसिफिक ओशन के इश्यूज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चाइना जो है ये पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में इसकी एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हम इसको भी इसी टॉपिक के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। उसके अलावा जो अगली रीजन की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे ये रीजन जो है बेसिकली इट इज़ वेरी मच रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज जो आपके वर्ल्ड के हैं अराउंड अबाउट 55% ऑफ ऑयल और 40% ऑफ गैस जो है वो इसी इंडियन ओशन रीजन की सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हमने ऊपर बात की है मैप पे अगर आए, सॉरी, तो अगर आप मैप पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये रीजन भी आपको नजर आएगा कि जो मिडल ईस्ट का रीजन है जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और ये कंट्रीज शामिल हैं, तो ये भी बेसिकली इसी रीजन को फेस कर रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन, इसी जो मिडल ईस्ट का रीजन है वो भी इसी इंडियन ओशन के थ्रू अपनी जो वर्ल्ड के साथ ट्रेड है वो करता है।
और ये जो कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और कुवैत वगैरह, जिनको हम गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं, तो ये बेसिकली रिच हैं एनर्जी रिसोर्सेज में, और अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की जो ट्रेड है वो इसी ओशन के थ्रू हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो बेसिकली रीजन है हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये इसकी एक रीजन की इम्पोर्टेंस जो है वो ये भी है कि यहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज मूव हो रहे होते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद जी इसी जो रीजन है यहाँ पे सी के अंदर डिफरेंट किस टाइप्स के जो मिनरल्स हैं जिनमें गोल्ड, प्लेटिनियम, यूरेनियम वगैरह शामिल हैं, उसके रिजर्वायर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा जो अगली इस रीजन में इंपॉर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे कुछ मेजर चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है, चोक पॉइंट्स लाइक हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रेट ऑफ मलाका को, तो उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हर्मस भी इसी रीजन में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इस चीज को हम मैप पे डिस्कस करते हैं कि इन स्ट्रेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है या इनकी वजह से क्या इस रीजन में हो सकता है या उसके क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। एक मिनट जी, मैप ओपन करते हैं ताकि ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। जी मैप ओपन हो रहा है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसको मैंने एक्स से शो कर दिया और नीचे वाली जो मलाका स्ट्रेट है उसको मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, तो ये दो स्ट्रेट्स ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड के चोक पॉइंट्स का काम कर सकती हैं। लेट्स सपोज अगर किसी कंट्री की वॉर हो जाती है दूसरी के, हम इसको एग्जांपल देते हैं ईरान और यूएसए की जो टेंशन है उसके साथ। ठीक है, एक अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, पढ़ रहे होंगे न्यूज़ में भी कि ईरान और यूएसए के दरमियान टेंशन्स चल रही हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के हालात जो हैं वो कुशीदा चल रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान, ये मैप पे शो करते हैं, ये ऊपर ईरान है। ठीक है, और ये नीचे जो हमारे पास ब्लू स्ट्रिप है ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हर्मज है। ठीक है, अब यूएसए ने क्या किया है कि यूएसए ने अपना एक बहरी बेड़ा ला के इस रीजन में खड़ा कर दिया, ये जो गल्फ का रीजन है यहाँ पे। ठीक है, अब यूएसए के पास या तो एक ऑप्शन ये है कि अगर ईरान इसको टेंशन को एस्केलेट करता है तो यूएसए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी तक यूएसए ने अटैक क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया, उसकी एक रीजन ये है कि ईरान की तरफ से ये थ्रेट दिया जाता है कि अगर यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो उसके नतीजे में यूएसए, ये जो वाटर बॉडी है आपको ब्लू कलर में शो हो रही, इस स्ट्रेट को बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ईरान क्या करेगा, बंद कर देगा। और अगर ये स्ट्रेट बंद होती है तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो वर्ल्ड की ऑयल की सप्लाईज हैं जो इस पूरे पर्शियन गल्फ से जा रही हैं, ठीक है, वो सारी सप्लाईज जो हैं वो हैम्पर हो जाएंगी। तो इस वजह से अभी तक यूएसए के मल्टीपल रीजन हैं, लेकिन मेजर जो रीजन है वो ये है कि इस वजह से अभी तक यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया डिस्पाइट हैविंग क्लियर टेंशन विद ईरान। ठीक है जी, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेट ऑफ मलाका की भी इसी तरह से इम्पोर्टेंस है।
वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, इसलिए हम उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंस इस रीजन की है वो ये भी है कि इंडियन ओशन रीजन से राउंड अबाउट 30% जो वर्ल्ड की ट्रेड हो रही है, सी बेस्ड ट्रेड, उसका 30% इस इंडियन ओशन जो है इसी से गुजर रहा है। इसकी वजह से भी इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है जी। अब ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस। अब आगे बात आती है कि ये सोर्स ऑफ कंपटीशन क्यों है। ठीक है, यानी कि इस इंडियन ओशन का जो रीजन है, यहाँ पे जो मेजर पावर्स हैं वो अपनी डोमिनेंस क्यों चाहती हैं, अपनी प्रेजेंस को क्यों इंश्योर कर रही हैं। तो उसकी जी बात हम देखते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हम वन बाय वन सारी स्टेट्स को देखेंगे कि किस स्टेट के क्या इंटरेस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे चाइना की। चाइना की इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस जो है उसकी क्या रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये रीजन है जी कि चाइना एक जो इंडिया और यूएसए का बढ़ता हुआ नेक्सस है, इनकी ग्रोइंग टाइज हैं, उनको उनके ऊपर एक नजर रखने के लिए, उसके लिए वो चाहता है कि उसकी इस रीजन में डोमिनेंस हो। ठीक है, इसी के तहत कॉन्टेक्स्ट में यूएसए ने एक फ्लीट जिसको कहते हैं फिफ्थ फ्लीट, वो बहरेन के पास स्टेशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से चाइना भी चाहता है कि वो इसी रीजन यूएसए के साथ एक्सकेलेट। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएसए ने एक और इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो ये लिया है कि कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई है जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज हैं। ठीक है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, इन सब कंट्रीज की एक फोर्स बनाई है जो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पेट्रोलिंग कार्य होती है सी में, ताकि ऑयल का जो फ्लो है, जो सप्लाईज हैं, वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सकें। ठीक है, यानी कि इस रीजन में एक बात और है, इस रीजन में पायरेसी एग्जिस्ट करती थी क्योंकि नीचे अफ्रीका है, सोमालिया और इस तरह की कंट्रीज, वहां से जो बहरी कज़ाक हैं वो अक्सर इस रीजन में जो जहाज ऑयल या डिफरेंट प्रोडक्ट लेके जा रहे होते थे तो उनको लूट लेते थे। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए यूएसए की तरफ से एक कंबाइंड टास्क फोर्स है जो कि यहाँ पे ये रीजन में पायरेसी और इस तरह के क्राइम्स को रोकने के लिए वर्क कर रही है। ठीक है जी। तो चाइना का एम ये है कि यूएसए इस फोर्स के थ्रू भी अपनी प्रेजेंस को, अपनी डोमिनेंस को इंश्योर कर ले, तो उसका कोई काउंटर होना चाहिए ताकि चाइना भी यहाँ पे अपना जो फुटप्रिंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि चाइना की बात वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है लास्ट फ्यू डिकेड में। तो उस इकोनॉमी को, चाइना को ऑयल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो ऑयल की जो इंपोर्ट्स हैं वो बेसिकली इसी इंडियन ओशन के रीजन से हो रही होती हैं। तो ये जो रीजन है, यहाँ से चाइना की एक वजह से चाइना अपनी एनर्जी सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए अपने यहाँ पे फुटप्रिंट्स में वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि जो चाइना का भी एग्जिस्टिंग सी रूट है, उससे चाइना जब ट्रेड करता है तो 16,000 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है डेट इज अबाउट 2 to 3 months। ठीक है, तो इसीलिए एक तो चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाई है ताकि वो पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड कर सके, और उसका जो रूट है वो 16,000 किलोमीटर की बजाय 3200 किलोमीटर पे आ जाएगा। ठीक है, उससे अगली जो रीजन है वो ये चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे उसकी डिपेंडेंस है, इसको डिक्रीज किया जाए। और उसके बाद अगला एम जो है चाइना का वो ये भी है इस रीजन में कि वो यहाँ से अरब जो कंट्रीज हैं या मिडल ईस्ट जो है उसके साथ अपनी ट्रेड को इन्हांस करे। ठीक है, अभी यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर आप लोग सुन रहे होंगे कि ट्रम्प इरा में स्टार्ट हुई थी। तो उसके नतीजे में जो यूएसए है उसने चाइना की $500 बिलियन की प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ्स इंक्रीज करने का इंदिया दिया था, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे इंक्रीज भी कर लिए थे। तो अकॉर्डिंगली चाइना ने भी जो अमेरिका से इंपोर्ट्स आ रही थी उन पे टैरिफ इंक्रीज किए थे, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान एक ट्रेड वॉर चल रही थी। तो जब ट्रेड वॉर एक्सकलेट हो रही थी तो चाइना की ये कोशिश थी कि कोई नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढे जाएं
ताकि उन कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड को एक्सपेंड किया जाए। तो यूएसए के साथ जो ट्रेड की रिलायंस है उसको कम करने के लिए और नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, बल्कि नई मार्केट्स को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग मार्केट्स को एक्सपेंड करने के लिए चाइना जो है वो इस रीजन में अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करना चाहता है। ठीक है जी। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाई। बाकी की जो कंट्रीज हैं लाइक श्रीलंका, वहां पे उन्होंने हम्बूटा के नाम से एक पोर्ट बनाई जिसके थ्रू वो तिजारत कर रहे हैं इंडियन ओशन के रीजन के साथ। इसके अलावा माइनिंग के डिफरेंट उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं म्यांमार में। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये चाइना कर रहा है। इसके साथ साथ जब चाइना ने देखा कि यहाँ पे अमेरिकन नेवी और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, तो चाइना ने भी अपने मिलिट्री बेसिस बनाने का यहाँ पे एम लिया है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो बेसिस हैं चाइना बना रहा है उसको कहते हैं ये बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली क्या है, ये एक डॉक्ट्राइन है जो कि चाइना की तरफ से फ्लोटेड है। यहाँ पे एक चीज बताइएगा, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा जी? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? जी गिलानी कह रहे हैं, ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक डॉक्ट्राइन दी गई है चाइना की तरफ से जिसके तहत वो डिफरेंट सी पोर्ट्स बना रहे हैं और उसके थ्रू वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज और मिलिट्री एक्टिविटीज को अंडरटेक करने के प्लान रखते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो पोर्ट्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज में बनाई जा रही हैं। इसको मैप पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जो आपको स्टार के सिंबल्स नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली चाइना के बेसिस और पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू जिसको नाम दिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। ठीक है जी। तो इसके थ्रू ये मैंने रेड भी कर दिया इसको। तो ये बेसिकली कुछ पोर्ट्स हैं जो चाइना बनाना चाह रहा है ताकि वो अपने जो एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक और मिलिट्रीज उसको इस रीजन में कंटिन्यू कर सके। जी सायरा बानो कह रहे हैं सर टुडे ऑन वी टॉपिक लेक्चर इज डिलीवर्ड, आई सॉ द टाइम टेबल जस्ट नाउ। जी कोई बात नहीं, ये जो हमारा लेक्चर है ये फेसबुक के ग्रुप में रिकॉर्डेड पड़ा हुआ होगा, आप इसे वहां से भी देख सकेंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे जी कि चाइना को यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए क्या कुछ कर रहा है। अच्छा, सॉरी। अच्छा, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसी रीजन में अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए चाइना ने डिफरेंट इनिशिएटिव लिए हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम एक बात करते चलें पैसिफिक ओशन की। ठीक है। पैसिफिक ओशन का रीजन कौन सा है, हमने लास्ट टाइम मैप पे डिस्कस किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वाला रीजन इंडियन ओशन था। ठीक है। और ये वाला जो रीजन है दिस इज द पैसिफिक। ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मैप को अभी देख के। तो ये जो दोनों रीजन्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो पैसिफिक रीजन में भी डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिक्स जो हैं ये अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पैसिफिक में चाइना अपने इंटरेस्ट को इंश्योर इंश्योर करने के लिए क्या कर रहा है या सेफ गार्ड करने के लिए क्या कर रहा है। अच्छा, तो इसमें जी एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज की गई वोस्टॉक 2018 के नाम से जंगी मशकें की गई। ये क्या थी जंगी मशकें, बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलके कुछ जंगी मशकें की जिनका नाम वोस्टॉक 2018 का दिया गया। ठीक है जी। ये जो एक्सरसाइजेस थी ये अपनी काइंड में एक लार्जेस्ट किस्म की एक्सरसाइजेस थी जिसमें राउंड अबाउट 3 लाख ट्रूप्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। बेसिकली ये चाइना और रशिया की तरफ से एक पावर शो था जो कि वेस्ट को दिखाया गया था कि हम लोग
हमारी जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं हम लोग कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, तो जब चाइना ने और रशिया ने मिलकर ये एक्सरसाइजेस की तो इसके रिस्पांस में अमेरिका ने अपनी एक्सरसाइजेस की जिनका नाम है ट्राइडेंट जंक्चर के नाम से, कि ये बेसिकली इन्होंने नॉर्थ अटलांटिक रीजन में की। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस भी यही था कि चाइना और रशिया को ये बताया जाए कि जो नेटो की 29 मेंबर कंट्रीज हैं और साथ में यूएसए इंक्लूडेड है उसमें, तो ये मेंबर कंट्रीज भी आपस में इत्तेहादी हैं। और अगर यूएसए सॉरी चाइना और रशिया को इस तरह की एक्टिविटी अगेंस्ट यूएसए करेगा तो ये सारी कंट्रीज के पास भी ये पावर एग्जिस्ट करती है कि उसको काउंटर कर सकें। तो बेसिकली ये दोनों पार्स की तरफ से एक पावर शो था, मिलिट्री पावर शो था। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम आगे चलें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन जो रीजन है इसमें इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बेसिकली जिस तरह चाइना अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है तो इसी तरह इंडिया की भी यही कोशिश है कि वो भी इस रीजन के अंदर एक जो है इकोनॉमिक पावर तो ऑलरेडी है, वो भी इस रीजन की सुपर पावर या एशियन टाइगर बनना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया बेसिकली एक उभरती हुई इकोनॉमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी कहा ये ज्यादा है कि इंडिया जो है ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। तो एनर्जी की अल्टीमेट जो सप्लाईज हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं? वो मिडल ईस्ट से ही आ रही होती हैं, यानी कि जो अरब कंट्रीज हैं वहीं से। तो इस वजह से इंडिया भी चाहता है कि वो इंडियन ओशन का जो रीजन है यहाँ पे अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करे। ठीक है, दूसरा एशियन टाइगर का जो एम है वो उनका एग्जिस्ट करता है कि यानी कि एशिया की सबसे बड़ी पावर बनने का एम इंडिया का भी एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान का भी है। लेकिन इंडिया की क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है तो वो इस पोजीशन में है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनाई। ठीक है जी, चाबहार पोर्ट को लास्ट लेक्चर में हमने मैप पे डिस्कस किया था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि इंडिया जो अपनी ट्रेड कर रहा है विद ईरान, अफगानिस्तान एंड अदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उसके लिए एक अल्टरनेट रूट ढूंढा जाए ताकि उसको पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड ना करनी पड़े। अभी जो एग्जिस्टिंग रूट है उसमें क्या होता है, एक मिनट दीजिए जी। अभी जो इंडिया की एग्जिस्टिंग ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, उसमें ये इंडिया है। ठीक है, सॉरी छोटा हो गया सर्कल। ये इंडिया है। अभी इंडिया को जो ट्रेड करनी होती है ईरान के साथ, ईरान के साथ तो वो थ्रू सी कर लेता है इस तरह। लेकिन जो बाकी ये जो अरब कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, इनसे ट्रेड के लिए अफगानिस्तान के रूट को यूज किया जाता है, या अफगानिस्तान की ट्रेड के लिए भी बेसिकली इसी पाकिस्तान के रूट को यूज किया जाता है। तो इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड ना करे, पाकिस्तान वाले रूट को अवॉइड किया जाए और डायरेक्ट ये जो ईरान वाला रूट है यहाँ से ट्रेड करे, और ऊपर फिर अफगानिस्तान और ये जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ अपनी ट्रेड की जो है वो रूट्स जो है स्टेब्लिश किए जा सकें। और इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे एक चाबहार की पोर्ट बनाई है ईरान में, जिसका पर्पस यही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया की ट्रेड के लिए डिपेंडेंस है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है जी, उसके अलावा इंडिया की जो अगला काम कर रहा है इस रीजन में वो ये है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने टाइज जो है उनको स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। अफगानिस्तान क्योंकि पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पे एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी हमारे ईस्टर्न साइड पे एक हॉस्टाइल नेबर यानी कि इंडिया
एग्जिस्ट करता है, तो दूसरी साइड पे भी ये चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसको अपना सा इत्तेहादी बना ले और हमारे साथ जो अफगानिस्तान के रिलेशन हैं उनको खराब करने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, इंडो यूएस नेक्सस की हम बात करते हैं। इंडिया और यूएसए का नेक्सस जो है वो क्या है? हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पाकिस्तान और यूएसए काफी टाइम तक एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं, बड़े अच्छे रिलेशन एग्जिस्ट करते रहे हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान और यूएसए के जो रिलेशंस हैं उनमें थोड़ी फ्रॉस्टीनेस आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या हुआ, इसको इंडिया ने इस चीज को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल किया और अपने जो यूएसए के साथ टाइज हैं उनको वार्म अप कर लिया। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो हमें मिलती है वो मिलती है इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील जो हुई थी 2008 में। न्यूक्लियर डील बेसिकली क्या थी? न्यूक्लियर डील के अंदर अ, किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर डील हासिल करने के लिए ये चीज रिक्वायर्ड होती है कि वो सबसे पहले एनपीटी साइन करे, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, अ, तो उस ट्रीटी को साइन करने के बाद ही जो कंट्रीज हैं उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या आप सिंपल वर्ड में कह लें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या इस तरह के पर्पसेस के लिए। तो किसी भी कंट्री को इसका क्लब का मेंबर बनने के लिए ये चाहिए होता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए ये चाहिए होता है कि वो एनपीटी साइन करे। तो यूएसए ने इंडिया को एनपीटी साइन किए बगैर ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप देने की कोशिश की, ऑल्दो वो उसको मिल नहीं सकी। लेकिन इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील करके उसको डिफरेंट बेनिफिट जो थे वो प्रोवाइड किए गए। तो पाकिस्तान की तरफ से उस पे यूएसए के लिए ये डिमांड की गई कि जिस तरह की न्यूक्लियर डील आपने इंडिया के साथ साइन किया इसी तरह की डील पाकिस्तान को भी साइन की जाए। तो उसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने उसको एग्री नहीं किया और नैरेटिव ये लिया गया कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस तरह से सेफ नहीं है, या उन्होंने बेसिकली नैरेटिव ये लिया था कि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस एग्जिस्ट करते हैं कि इसने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। ठीक है, तो उस वजह से उन्होंने कहा जी कि आपने प्लोरिफरेशन किया तो इस वजह से हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड सॉरी न्यूक्लियर डील जो है वो आपके साथ साइन इस तरह की नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन फ्रॉस्टीनेस की तरफ गए और इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन हैं वो वार्म अप हुए। ठीक है जी, उसके साथ साथ इंडिया इस रीजन में अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स परचेज किए उन्होंने। ठीक है, ताकि वो ब्लू वाटर नेवी बन सके। ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसी नेवी जो गहरे समुद्रों में जाके ऑपरेट करे। ठीक है, आम जो शिप्स होते हैं छोटे शिप्स उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो डीप वाटर में जाके लंबे अरसे तक ऑपरेट करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में या तो उनको बड़े कैरियर्स चाहिए होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप बैरी बेड़े, या फिर उनके पास कुछ इस तरह की स्पेशल सबमरीन या इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि ब्लू वाटर्स में जाके ऑपरेट करें। तो इंडिया क्योंकि एक बड़ी इकॉनमी है और उस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहा है ताकि वो अपनी वर्ल्ड तक जो सप्लाईज हैं उनको भी सेफ कर सके, सेफ गार्ड कर सके या उनकी सेफ्टी को इंश्योर करे। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने हमने ग्वादर की बात अभी पहले कर ली है और इसके लिए हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते। ठीक है जी, ग्वादर वाली भी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वाली भी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? जी, चैट में टाइप करके बताएं, माइक ऑन नहीं करना।
अच्छा जी, क्वेश्चन आप पूछ लें टाइप करके। अच्छा, अभी हमने इंडियन ओशन रीजन की बात की, इसके अलावा कभी कभी आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि साउथ चाइना सी में चाइना के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आपका क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है। तो हम उसमें अभी साउथ चाइना सी या पैसिफिक रीजन के जो इश्यूज हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, चाइना की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी में या पैसिफिक रीजन में, उनके साथ डिफरेंट टेरिटोरियल इश्यूज हैं। पहले वियतनाम आता है, फिर फिलिपाइंस आता है, इसके स्पार्टले आइलैंड के ऊपर इश्यूज हैं, और उसके बाद मलेशिया और ब्रुनाई और भूटान, ये कुछ ऐसी चाइना की सराउंडिंग में नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके चाइना के साथ कुछ टेरिटोरियल इश्यूज हैं या डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में। ठीक है जी, हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। चाइना का बेसिकली जो क्लेम है वो ये है, ये आपको रेड लाइन शो हो रही होगी, ये वाली। ठीक है, चाइना कहता है कि मेरी जो समुद्री हदूद है वो इस पर्पल लाइन, रेड तो नहीं है, पर्पल सी जो लाइन है, यहाँ तक मेरी बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इस लाइन से अंदर अंदर ये जितना भी एरिया है, ये वाला जहाँ पे मैंने ये रेड लाइन सी लगाई है, वो ये कहता है कि ये सारा एरिया मेरी कंट्री में या मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, और यहाँ पे जो मिनरल्स रिसोर्सेज और इस तरह की चीजें हैं वो भी मुझे ही मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं यहाँ पे उनकी ऑब्जेक्शंस आती हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनके मुताबिक किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री होती है वो राउंड अबाउट या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम जिसको कहते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स तक बनती है। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं ये कहती हैं कि चाइना की ये बाउंड्री जो उन्होंने पर्पल लाइन बनाई हुई है ये कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर बनती है। ठीक है, मैंने जस्ट एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर दी है कि 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो चाइना की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उससे आगे जो है वो चाइना को क्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जिन कंट्रीज के साथ इश्यूज आते हैं वो क्या है, एक तो फिलिपाइंस है। ठीक है, फिलिपाइन कहता है कि ये जो चाइना की बाउंड्री है ये मेरे कंट्रीज के या मेरे रीजन में फॉल कर रही है और इस वजह से चाइना को पीछे की तरफ जाना चाहिए। एक फिलिपाइन का ये क्लेम है। उसके बाद ये स्पार्टले आइलैंड जो है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको स्पार्टले आइलैंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो कहती हैं, लाइक मलेशिया और ब्रुनाई जो हैं ये कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी में फॉल करता है तो ये हमें मिलने चाहिए। ठीक है, चाइना कहता है कि नहीं ये मेरी इस पर्पल लाइन के अंडर आते हैं तो ये मुझे मिलने चाहिए। इन कंट्रीज के साथ चाइना का ये क्लेम है। इसके ऊपर हम अगर आए तो यहाँ पे आपको पार्सल आइलैंड नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली वियतनाम का भी क्लेम है और फिलिपाइंस का भी क्लेम है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं ना कि चाइना के। तो इन टेरिटोरियल इश्यूज या इन आइलैंड्स के ऊपर बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं इनकी चाइना के साथ जो है वो टेंशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी, तो डियर ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंडियन ओशन रीजन पे बात की, साथ में पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी पे बात की। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, इसको अब अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एग्जिस्ट करता है। जी, तैवान के साथ मलिक फैसल चाइना के इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। तैवान के साथ चाइना का इशू ये है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, एक एक करके जी, एक एक। अच्छा,
ताइवान का बेसिकली चाइना के साथ इशू ये है कि चाइना के साथ बेसिकली उनके लैंड के ज्यादा इश्यूज हैं, ठीक है, सी के कम इश्यूज हैं। ताइवान कहता है कि असल ओरिजिनल चाइनीज जो है ना वो हम है, और उसके बाद जब इनकी वो इंडिपेंडेंस हुई थी तो वो एक ग्रुप जो था वो अलहदा हो गया था और ये अलहदा। ताइवान को बेसिकली चाइना कहता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन ताइवान एक सेपरेट स्टेट है और उसको काफी सारी जो कंट्रीज हैं उसको रिकॉग्नाइज भी करती हैं। तो ये बेसिकली चाइना के साथ मेजर इश्यूज हैं। ठीक है जी गिलानी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम इंडियन ओशन रीजन में 3 मेजर पावर्स को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हमने चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। जी यूनाइटेड नेशन में चाइना बेसिकली मेंबर है, परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जी यू आर वेलकम मलिक फैसल। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन तो आप पूछिए, अगर नहीं है तो देन इट्स टाइम टू साइन ऑफ। जी नेक्स्ट लेक्चर के बारे में फेसबुक ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। ओके जी, ठीक है, गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।